Okay, students. So this is the topic today is uses of a PN junction diode. तो PN जंक्शन क्या होता है ये हम देख चुके हैं, ठीक है, और उनके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स भी हमने ड्रॉ कर लिए। तो अब हम करने वाले हैं इसके यूजेस, जो आपको ज़्यादा क्लियर कर देंगे कि PN जंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसको हम कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रेक्टिफायर। So the first topic in this league is rectifier. अब देखो now, what is rectification? The process of converting an alternating current into direct current। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है मेरे पास। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये अब आप लोग जानते ही हो, ठीक है। मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है और उसको मैं कन्वर्ट करके डीसी करंट में मुझे वेरी करना है। जैसे ये हो गया मेरे पास ग्राफ ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो ये है मेरे पास एसी, एसी को कन्वर्ट करना है और मुझे बनाना है डीसी करंट। तो डीसी करंट की जब मैंने डेफिनेशन आपको करवाई थी, एसी और डीसी के डिफरेंसेस करवाए थे ऑल्टरनेटिंग करंट में, तो मैंने आपको बताया था कि डीसी वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में वेरिएशन हो तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरे पास कैसा मर्जी ग्राफ बन जाए लेकिन रहे मेरे पास पॉजिटिव ही, रहे मेरे पास पॉजिटिव ही, तो ये मेरे पास डीसी बन जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं कांस्टेंट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको कहूंगा डीसी ही, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन। द करंट दैट चेंजेस its direction again and again। उसको हम ऑल्टरनेटिंग कहेंगे। और डीसी का मतलब ये होगा कि करंट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड अगर आगे पीछे हो जाता है तो चलता है, ठीक है। तो ये है आपके पास सिस्टम एसी और डीसी का। तो अब रेक्टिफिकेशन जो प्रोसेस है बेसिकली ये हमारे पास दो तरह की आती है। पहली आती है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। सुनाओ व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले तो रेक्टिफायर क्या होता है हम इसको समझेंगे। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है, ठीक है, जो आपके एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। वो हमने यहाँ पर कर लिया। एक तरह से इसको हम बोलते थे रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर नहीं बोलते, rectification. So rectification is a process for converting alternating current into direct current. तो रेक्टिफायर के केस में हमारे पास क्या होगा, हमने एसी इनपुट देना है और हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, डीसी। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। हमारे घर में इन्वर्टर लगा होता है। इन्वर्टर और रेक्टिफायर एक्चुअली में ये दोनों की दोनों चीजें सेम ही होती हैं, थोड़ा फंक्शनिंग में गड़बड़ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। अगर आप अपने घर के इन्वर्टर को देखोगे तो आपके पास पता चलेगा कि दो आपके पास वहां पे मशीन्स पड़ी हुई हैं। एक मशीन तो छोटी सी है लेकिन इसी में से कुछ वायर्स जाके कनेक्ट होती हैं और हमारे पास एक बहुत बड़ी बैटरी उसके नीचे लगी रहती है, इतनी बड़ी। तो यहां से ये वायर जाकर इस बैटरी के अंदर लगता है, ठीक है। ये बैटरी हो गई आपकी। तो ये जो आपके पास डिवाइस है जिसके ऊपर ऐसे स्विचेस लगे रहते हैं, ये जो है ये बेसिकली आपका इन्वर्टर है।
इन्वर्टर क्या है? वो छोटा सा डिवाइस है, बिल्कुल आपके वीसीआर जितना कह लो, या छोटा सा वॉकमैन टाइप, इतना छोटा सा आपके पास डिवाइस है। वो जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर, और उसके साथ में लगी होती है बैटरी। और अगर आपने इन्वर्टर को ध्यान से देखा है तो इसकी जो वायर्स हैं वो डायरेक्ट प्लग्ड इन होती हैं आपके प्लग के अंदर। जो आपका नॉर्मल बिजली का प्लग है, जहां पे नॉर्मल एसी करंट आता है, उसके अंदर वो प्लग लगा होता है। अब हम देखते हैं कि भी हो क्या रहा है। अब देखो, मेन बात क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना हमारा गोल है। तो सप्लाई कहां से करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी स्टोर सिर्फ दो ही तरीके में होती है, कैपेसिटर और बैटरी। कैपेसिटर तो मैंने यहां पर लगाया नहीं, इसकी जगह मैंने क्या लगाया? बैटरी। तो बैटरी के अंदर मेरे पास यहाँ पे स्टोरेज बननी चाहिए। लेकिन बैटरी के अंदर अगर स्टोरेज हो रही है या बैटरी से आप करंट ले रहे हो तो इट हैज टू बी डीसी, और जो प्लग से आ रहा है वो है एसी। अब आप सोचो कि बैटरी के साथ में जब भी आप यूज करोगे तो इट विल ऑलवेज बी अ डायरेक्ट करंट, एंड दैट इवन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड वेरी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आएगा तो डायरेक्ट करंट ही। लेकिन इनपुट क्या है? इनपुट एसी। तो अब इसको स्टोर कैसे करेंगे? तो पहले तो मैंने यहाँ पे इन्वर्टर कनेक्ट कर दिया। इन्वर्टर कनेक्ट करने के बाद यहां से एसी सप्लाई आई, एसी सप्लाई आया, और यहां पर मेरे पास लगा हुआ था क्या? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहले यहां पर मेरे पास है एसी और यहां है डीसी। तो ये वाला जो है ये तो हो गया मेरे पास रेक्टिफायर, और उसके बाद डीसी में जाकर वो स्टोर हो गया। और जब लाइट गई उस वक्त इन्होंने क्या किया? ये डीसी जो मेरे पास स्टोर था इसको मैंने इन्वर्टर से यूज करते हुए, इन्वर्टर इसको बोलते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो है उसने डीसी से कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आ गई। और उसके बाद आप इन्वर्टर के ऊपर चाहे कोई भी डिवाइस आप यूज करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो मेरा लैपटॉप है एसी करंट के लिए बना हुआ है, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर चलने के लिए बना है, सर्टेन वोल्टेज पर ही रन करेगा। इसको अगर मैं डीसी पे रन करूंगा तो मेरा लैपटॉप रन नहीं होगा। तो इसलिए भी हमें पहले जो ऊपर बैटरी लगी है वहां से एसी ही कन्वर्ट करना है। 100% प्योर एसी बनाने के बाद आप उसको मेरे लैपटॉप में प्लग करोगे, नहीं तो मेरा लैपटॉप फूक जाएगा भाई। समझ गए मेरी बात? सो दिस इज व्हाट इज रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर, पहले मैं सर्किट बनाऊंगा फिर आपको मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ, फिर लिखवाऊंगा कुछ। देखो जी, अब इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। like this. ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर दो मैंने लगा दी लाइनें, ये शो करने के लिए कि भाई ये मेरा क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो लगेगा ही लगेगा, ट्रांसफार्मर के बिना काम नहीं होगा। ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफार्मर मतलब, अगर मैं बात करूं तो मेरे लैपटॉप का चार्जर, मेरे लैपटॉप का जो चार्जर है उसको मैं डायरेक्ट क्यों नहीं प्लग करता? अगर मेरा मोबाइल का चार्जर है, व्हाई आई नीड अ चार्जर? डायरेक्ट तारे अगर मैं उसमें लगा दूं तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये है कि आपका अडेप्टर जो है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में पहले करंट को कन्वर्ट करेगा जो आपको चाहिए। अगर आपने वो चीज नहीं की तो ऑब्वियसली आपका जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर मैंने सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर, मतलब इट इज बाय डेफिनेशन अ ट्रांसफार्मर, अदरवाइज यू कैन कॉल इट अडेप्टर। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफार्मर लग गया, और यहाँ पर कुछ वोल्टेज मिलेगी और यहाँ पर मुझे कुछ उसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं।
इसके बाद अब यहां पर जो एक मैंने लगाया डायोड, ठीक है, और जो रेजिस्टेंस लगा मेरे पास वो यहाँ पर, तो रेजिस्टेंस लगा लो, चाहे आप यहाँ पे एक इक्विपमेंट लगा लो, ताकि हमें बात क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ पर बल्ब जो है जगना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। अब देखो ये मेरे पास लोड हो गया और यहाँ पर मैंने लगा दिया एसी करंट का इनपुट, एसी इनपुट। सो नाउ एसी का इनपुट हुआ और मुझे आउटपुट कैसा मिलेगा मुझे ये देखना है। ठीक है, और यहाँ पे एसी इनपुट है, तो एसी इनपुट मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। सो दिस इज एसी, तो एसी इनपुट गया। अब बच्चों आपने वर्किंग को ध्यान से समझना है, मैं ज्यादा चीजें लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि लिखी हुई चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी या किताबों में मिल जाएंगी, ठीक है ना। 100% थ्योरी इसकी लिखवानी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द थ्योरी, ध्यान रखना। अब देखो, अब जब मैंने इस करंट को ऑन किया तो मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट हाफ साइकिल में मेरे पास यहाँ पर आ गया पॉजिटिव और यहाँ आ गया नेगेटिव। तो जब दूसरी जगह पर इंड्यूस होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। अगर ऐसा है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो फॉरवर्ड बायस की मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि आपके पास अगर ये वायर है और ये लगा डायोड, तो आपने इस डायोड की डायरेक्शन को देखना है बच्चे ध्यान से। अगर ये ऐसे हो तो ये फॉरवर्ड बायस है, और अगर ये रहा मेरा डायोड, और करंट की डायरेक्शन अगर इसके अपोजिट है तो ये क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस। तो ये तो हो गया रिवर्स बायस और ये हो गया आपके पास फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो इस वाली डायरेक्शन को अगर मैं देखूं तो यहां पर ये कौन सा बायस हो गया? फॉरवर्ड बायस। तो फर्स्ट केस में मेरे पास फॉरवर्ड बायस हो गया। मैं अभी फर्स्ट हाफ साइकिल देख रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, वी शब्द नहीं लिखेंगे, द डायोड the diode is फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस होने के कारण मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा कम हो गया। अगर रेजिस्टेंस कम हो गया है तो उसका मतलब ये है कि आपके इस करंट को अलाउ करेगा वो, ठीक है ना। सो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड फॉर द डायोड विल बी लेसर, ठीक है, एंड सो करंट विल करंट विल फ्लो थ्रू इट। तो इसमें से करंट फ्लो कर जाएगा और आपका बल्ब जग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट साइकिल के बारे में देखता हूं कि क्या होगा, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट साइकिल में मेरे पास ये जो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ये हो गए उल्टे, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, और अब आपके करंट की डायरेक्शन भी हो गई उल्टी। तो करंट पॉजिटिव से जाएगा ऐसे, तो करंट यहां पर डायोड के पास कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो अगर करंट ये ऐसे इसमें से पास होने लगेगा तो ये हो गया अ क्लियर कट केस ऑफ रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस केस बन गया तो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू इट। नाउ फॉर द नेक्स्ट हाफ cycle the diode is reverse bias, so no current will
देखो अब यहाँ पर इस बात का आपको क्वेश्चन रखना है कि करंट एक्चुअली में पास तो करेगा, बट उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम होगी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इस तरह का आपका करंट होगा। तो जो कि अगर हम आइडियल डायोड की बात करें, आइडियल डायोड, यहां पर इस चीज को आपने याद रखना है, आइडियल डायोड, आइडियल डायोड वो है जिसका फॉरवर्ड बायस में द रेजिस्टेंस इज 0, ठीक है, और रिवर्स बायस में द रेजिस्टेंस विल बिकम इन्फिनिटी। ये आइडियल के लक्षण है। अगर आइडियल नहीं है तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस कम है या फिर ज्यादा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो करंट आपका बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हमें फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये कह सकते हो कि मुझे यहाँ पर आउटपुट कैसा मिल रहा है। आप देख के देखो कि इफ दिस इज द लाइन, तो आउटपुट पहला साइकिल तो आपको बड़े प्यार से मिल गया, लेकिन दूसरा तो मिला नहीं, दूसरा गायब हो गया। फिर इसका क्या हुआ, ये भी मिल गया, फिर उसके बाद ये बंद, ऐसे। सो दिस इज द आउटपुट दैट वी आर गेटिंग, ठीक है, जो वोल्टेज का आउटपुट है। तो इसने किया क्या, इसने किया आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट की फुल वेव थी, इसको हाफ रब कर दिया और बाकी की हाफ को इसने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप ओवरऑल सोचो तो क्या करंट की डायरेक्शन नेगेटिव हो रही है, द आंसर इज नो। या तो वो पॉजिटिव है या जीरो है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फोर्स लग रही है या फिर नहीं लग रही, या फिर लग रही है फिर से नहीं लग रही, फिर लग रही है फिर नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही। इट मींस दैट दिस करंट इज डीसी करंट, और जो हमने इनपुट किया था वो था हमारे पास एसी करंट, दी ऑल्टरनेटिव करंट। अब इसकी जो भी आपने कहानी लिखनी है वो आप लिख सकते हो। थोड़ा सा अपनी तरफ से जब आप लिखोगे ना, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको रेडी करना रहेगा कि कैसे बोर्ड में एग्जाम में आएगा हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में लिखना। तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू राइट, सिर्फ वही चीज रह जाती है, बाकी समझाने वाली चीज मैंने आपको सारी समझा दी। डन। चलो जी, अब ये तो है मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, बट नाउ आई वांट कि भाई मेरी फुल वेव रेक्टिफाई क्यों नहीं हो सकती। आप इसको फुल वेव रेक्टिफायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है, स्टार्ट कर दूं नेक्स्ट। हाँ जी। फुल वेव रेक्टिफायर, अब क्या किया जाए फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अगेन मैं पूरे का पूरा जो सिस्टम जो है ये मैं अब यहीं से निकाल लूंगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस होंगी, डायग्राम विल बी ऑलमोस्ट सेम, थोड़ी मोटी चेंजेस हो जाएंगी, वो देखते हैं क्या होगा। अब हमने यहाँ पे डायोड लगा दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पर मुझे एक और डायोड लगाना है, तो इसलिए जगह खाली कर ली मैंने ऐसे। तो दो डायोड्स यहाँ पर लग गए, बट व्हाट अबाउट बल्ब, बल्ब को हमें यहाँ पे नहीं लगाना भाई, ठीक है। अब इसकी जगह पर आई एम गोइंग टू यूज अ वायर हियर। अब ये एक जॉकी की तरह हो गया, ठीक है ना, जैसे रियोस्टैट होता है ना, जॉकी की तरह हो गया कि इसको मैं इस पे ऊपर मूव कर सकता हूँ आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो। तो मैंने इसके सेंटर में मैंने लगा दिया। वाइंडिंग्स अगर मेरे पास वोल्टेज कम होगी तो मैं वाइंडिंग्स को इंक्रीज कर दूंगा वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर में होता है, नंबर ऑफ एन को अगर आप इंक्रीज कर दो तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है। तो इस वाली जो एन है उसको आप डबल कर दोगे तो आपको सेम वोल्टेज आउटपुट आ जाएगा। चलो एनीवेज, अब मैं यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एक बल्ब यूज करने वाला हूं, तो यहाँ पर मैं इसको लगा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो गया, एंड नाउ आई वांट टू सी कि ये कब चलता है या क्या।
बड़ी बुक्स में ऐसा किया होता है, आपको अगर ये नहीं लगाना तो मत लगाओ, इसकी जगह पे आप यहाँ पर रेजिस्टेंस भी शो कर सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो RL। RL का मतलब लोड रेजिस्टेंस। इधर वे इट इज राइट। अब देखो, अब मैंने सिस्टम में चेंजेस कर दी, अब मैं इसकी वर्किंग करके देखता हूँ। मान लिया जाए कि मेरे पास ये पॉजिटिव आ गया और ये वाला आ गया नेगेटिव, तो इसके सर्किट के अंदर भी जाएंगे तो ये आ गया पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव। अब आप सोच के देखो कि ये जो सेंटर वाला है इसके पास क्या होगा, इसके पास कुछ एक सर्टेन वैल्यू होगी जो कि इससे ज्यादा होगी और इससे कम होगी। मान लो मैं यहाँ पर 220 वोल्ट आ गया और यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अगर ये 220 वोल्ट 0 है और ये कितना हो जाएगा, 110 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मेरे पास दो सर्किट है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ये वाले सर्किट को मैंने लिख दिया सर्किट 1 और इसको हम लिख देते हैं सर्किट 2। अब आप सोच के देखो कि सर्किट 1 और 2 इनमें से कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस है। अब देखो 1 को देखो, यहां पर मेरे पास क्या पहुंच जाती है, करंट की डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है, सिंपल है और कुछ नहीं। अब सोच के देखो कि सर्किट 1 में करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पर 110 है, यहाँ पे 120 है, तो ऑब्वियसली करंट कहां से फ्लो करेगा, 120 से होता हुआ जाएगा, ऐसे 220 से होता हुआ। तो ये वाला सिस्टम तो हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस। अब मैं दूसरी जगह देखता हूं, दूसरी जगह पर अगर देखा जाए तो ये हायर वोल्टेज है और ये लोअर होते हुए जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन बनेगी ये वाली। इसका मतलब सर्किट 2 इज इन रिवर्स बायस। तो जब मेरे पास सर्किट 1 फॉरवर्ड बायस है तो सर्किट 2 जो है वो मेरे पास रिवर्स बायस है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग इन फर्स्ट हाफ साइकिल, ओके। And circuit 2 is reversed bias. So the current will pass through load resistance because of सर्किट 1। पहले सर्किट के कारण करंट फ्लो होने लगेगा, यहां से करंट यूं करके फ्लो होगा और हमारे तो लोड रेजिस्टेंस में से करंट पास होना चाहिए था, अपनी कंडीशन फुलफिल्ड है। ये तो हो गया मेरे पास फर्स्ट हाफ। अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूं, मैं सेकंड हाफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब जो सेकंड हाफ के लिए होगा, अब क्या होगा, इनको हटा दिया मैंने, इसको कर दिया माइनस, इसको कर दिया प्लस। अब सोच के देखते हैं, अब ये 220 वोल्ट यहाँ से हट जाएगा, 110 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, ऊपर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 220 वोल्ट। तो सिंपल आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पर क्या बोलने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी हटा दिया। नाउ अब ये हो गया मेरे पास फॉरवर्ड बायस, यहां से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां से करंट होते हुए निकलेगा और मुझे मेरे लोड रेजिस्टेंस पर करंट मिल गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं सर्किट 2 की बात करूं तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी, जिसके कारण दिस विल बिकम द रिवर्स बायस। इसमें करंट की डायरेक्शन आपने ड्रॉ नहीं करनी, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा। तो रिवर्स बेसिस जब है तो करंट की डायरेक्शन नहीं आपने बनाना, तो अब वहां पर नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपके पास अगर देखा जाए तो मेरे आरएल के पास अभी भी करंट है जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन बोथ ऑफ द केसेस, दोनों केसेस में ये राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा है। तो अब यहां पर मेरे पास फिर से आउटपुट आ गया, तो मैं यहां लिख देता हूं
current will flow through RL because of circuit 2 now। तो दोनों केसेस में मुझे करंट आउटपुट मिल गया। तो इसका जो एक्चुअल में वोल्टेज आउटपुट है वो कैसा बनेगा वो मैं आपको, सिंपल बात है, मेरे पास वो बनेगा ऐसे, ये यहां से आ गया, ये यहां पर आ गया, फिर ये यहां पर आ गया। तो अब आप समझ सकते हो कि व्हाई दिस रेक्टिफायर इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसने आपकी सारी की सारी वेव को रेक्टिफाई किया है। पहले वाला जो था उसमें क्या हुआ था, आपका 50% ऑफ द वेव वाज रेक्टिफाइड एंड 50% ऑफ द पावर वाज वेस्टेड। 50% पावर आपकी वेस्ट हो रही है, बिजली का बिल तो पूरा देना पड़ेगा, लेकिन काम आपके 50% इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और इस केस में मेरे पास 100% इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने की वो सारी की सारी ही यूज हो गई। इज इट ओके? हाँ भाई बच्चों, बात क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये हो गया आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें भी मैं आपको ज्यादा लिखवा नहीं रहा, सर आप खुद कर लेना, ठीक है? छोटे से ही है, इसमें कुछ नहीं है, और सिर्फ यही लिखना ही है। अब चलते हैं हम इसके आगे, अब और क्या क्या यूजेस बनेंगे। तो नेक्स्ट यूज इज अ जेनर, इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। तो जेनर डायोड एक डायोड होता है एक टाइप का, वो मैं आपको इसकी विशेषता अभी बताऊंगा, और ये यूज होता है वोल्टेज रेगुलेशन के केस में, ठीक है? तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करता है अब हम ये देखेंगे। सबसे पहली बात, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जेनर डायोड। तो हमने जो पहले रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ किए थे, तो व्हाट वर दोज, मैं वो रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक दोबारा से बना रहा हूं। ओके, तो रिवर्स बायस के कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे थे। स्टार्टिंग में हमारे पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है करंट, धीरे धीरे से करंट जा रहा था, और उसके बाद एक ही दम से यहां से करंट आपका नीचे चला गया, ठीक है? तो अब देयर आर मैनी पॉइंट्स, ठीक है, जहां पर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो ये जो आपके पास वोल्टेज आती है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं Vz, एंड दिस इज कॉल्ड जेनर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? जीनर वोल्टेज। तो जीनर वोल्टेज जो आपके पास बन गई, इसमें ये वो वोल्टेज है, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है। मतलब अगर आपने रिवर्स बेसिस के लिए इतनी वोल्टेज लगा दी तो आपका डायोड खराब हो जाएगा, आपका डायोड जल जाएगा। तो जिसके कारण आप इतनी वोल्टेज पर वर्कआउट नहीं कर सकते, हम ये वाली वोल्टेज नहीं लगा सकते क्योंकि आपका डायोड खराब हो जाएगा। लेकिन जेनर डायोड आपके पास क्या होता है? जेनर डायोड इज अ स्पेशल डायोड, special diode which is made, which is नहीं यार, इसकी वर्डिंग नहीं ठीक बन रही, which is which is which is used at zener voltage without any डैमेज। ये स्पेशल टाइप का डायोड है, इसको आप जीनर वोल्टेज पर ही यूज करते हो। ये ऐसा डायोड हमने बना लिया है जिसमें से अगर आप इतनी वोल्टेज क्रॉस करोगे तो वो खराब नहीं होगा, इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जब वो वापस से फॉरवर्ड वायस हो जाएगा तो बड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा, लेकिन जब वो जीनर वोल्टेज की तरफ चला जाएगा तो फिर वो खराब नहीं होगा,
वो रीयूजेबल हमारे पास डायोड बन गया। बट जेनर डायोड की ये जो प्रॉपर्टी है इसको बड़ा पावरफुल डायोड बना देता है। तो हम इसको क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज इट इन रिवर्स बेसिस। दिस डायोड इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। तो भाई हमें रिवर्स बायस में यूज करना है ये वाला डायोड, ये इस तरह का हमारे पास डायोड बन जाता है। तो अब इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि भाई जेनर डायोड होता क्या है, इसमें ब्रेकडाउन नहीं होता। अच्छा, इसका सिंबल मैं आपको बता देता हूँ, इसका सिंबल क्या है। डायोड की तरह है लेकिन यहां पर एक थोड़ा चेंज हो जाता है, जेड की तरह बन जाता है। ये है सिंबल आपका जेनर डायोड का। इज इट ओके? चलो जी, अब हम देखेंगे कि इसकी वोल्टेज रेगुलेशन कैसे की जाती है। वोल्टेज रेगुलेशन, मान लो ये हमारे पास एक सिस्टम है। अब यहां पर हमने अलग अलग रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं। लेट से यहां पर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, और इसके अंदर लगा है डायोड जो कि रिवर्स बेसिस वाली कंडीशन में लगेगा। जीरो डायोड, ये हो गया आपके पास जीरो डायोड। याद ये रखना बच्चों, गलती लोग ये करते हैं कि जीनर डायोड को उल्टा लगा देते हैं। ये एक्चुअली में रिवर्स बेसिस में ही लगता है, तो इसको ऐसे ही लगाना है। हमें अब ये पता चल गया कि ये हायर वोल्टेज पर होगा और ये वाला लोअर वोल्टेज पर होगा, क्योंकि मेरे पास जो जीनर डायोड है वो मैंने उल्टा लगाना है, तो वो मैंने उल्टा लगा दिया, ये मेरे पास बन चुका। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है, इसको हम बोलते हैं आर एल, लोड रेजिस्टेंस। तो ये आपका बेसिकली लोड रेजिस्टेंस है बेटा। आप इसको मान सकते हो कि जैसे आपका कोई इक्विपमेंट है, ये आपका टेलीविजन या फिर फ्रिज या कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिसके अक्रॉस आप चाहते हो कि वोल्टेज कभी भी बढ़े नहीं, कम हो जाए तो चलेगा लेकिन बढ़े ना। ठीक है, हमारी लिमिट है कि इस वोल्टेज को कभी भी मैं इंक्रीज नहीं करने वाला हूं, अगर ज्यादा इंक्रीज होगा तो वो जल जाएगा। तो ये जो मेरे पास वोल्टेज लग रही है यहां से यहां तक, इस वोल्टेज को मैं कह सकता हूं अनरेगुलेटेड। मतलब ये अनरेगुलेटेड है, तो भाई कभी ज्यादा कभी कम, ये कुछ ऐसा करता रहता है। तो अब ऐसा ना हो तो क्या करेंगे हम। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस है, उसको तो मैंने आर ही लिख दिया समथिंग। अब देखो, ये बन गई मेरे पास वोल्टेज कैपिटल वी, और इसकी वोल्टेज वी नॉट ये आपको गिवन है कि भाई इतनी वोल्टेज है जो इसके क्रॉस चाहिए। तो हमने जीनर वोल्टेज, जीनर डायोड हमने वो लिया जिसकी जीनर वोल्टेज वी नॉट थी, यहां पर लिख दिया वी जेड। तो वी हैव चोजन इट सच दैट वी जेड इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, अब देखो, अब जब यहां से आपके पास पॉजिटिव से यहां से करंट फ्लो करेगा, सो व्हाट विल हैपन, यहां से करंट फ्लो जब करेगा तो ये जो जीनर डायोड है ये अपने अक्रॉस, जीनर डायोड विल अलाउ ओनली वी जेड वोल्टेज टू ड्रॉप। ये कहेगा कि भाई मेरे अक्रॉस तो सिर्फ वी जेड वोल्टेज लग सकती है। अब आप चीज सोच के देखो, ये वी जेड है क्या, बेसिकली दिस इज अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज है ये जो आपकी एक्स एक्सिस पर है। तो अप्लाइड वोल्टेज वो ये कहता है कि ये वाले रीजन में तो आप जा ही नहीं सकते, यू कैन नॉट अप्लाई दिस मच वोल्टेज। अगर इतनी वोल्टेज अप्लाई होगी तो वो बाकी की वोल्टेज को कहीं और ड्रॉप कर देगा, लेकिन अपने अराउंड नहीं करेगा। अपने अराउंड तो इसने उतनी ही वोल्टेज लेनी है।
तो इसके अक्रॉस तो मेरे पास इतनी ही वोल्टेज आएगी, तो इसको मैं बना सकता हूं ऐसे। तो ये वाली वोल्टेज आपकी फिक्स्ड है। अगर ये वोल्टेज आपकी फिक्स है कि ये तो VZ ही होगा, तो इसने तो आपके जो ये वाला, ये और ये दोनों पैरेलल सर्किट में है, इट मींस के वोल्टेज अक्रॉस दी RL विल बी VZ ओनली। तो ये वाला बात भी हो गया कि इसके अक्रॉस तो भैया V0 फिक्स हो गया, यू कैन चेंज इट। और यहां पर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं होनी कभी भी। तो ये वाली वोल्टेज तो ड्रॉप यहां हो गया, तो इस वाले आर के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज ड्रॉप होगा? तो यहां पर जो मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका पूरे टोटल वोल्टेज माइनस VZ। ये वोल्टेज सारी की सारी इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। एंड सो द करंट पासिंग थ्रू दिस, अब ये वाला मेन करंट हो गया ना I0, तो बेसिकली I0 विल बी इक्वल टू V माइनस VZ डिवाइडेड बाय R। ये है आपका मेन मुद्दा। तो इतना करंट यहां पर फ्लो करेगा, और इसके कारण क्या होगा, इसके अक्रॉस तो VZ का ड्रॉप ही आएगा। इज इट ओके? ठीक है, तो ये I0 आ गया। अब देखो यहां पर जैसे मैंने बोल दिया I1, दूसरे वाले को बोलते हैं I2, तो यहां पर एक इक्वेशन ये बन जाएगी कि I1 इंटू RL विल बी इक्वल टू V0, जो हमें चाहिए। तो यहां से मैं I1 फाइंड कर सकता हूं कि I1 मुझे कितना मिलेगा। यहां से I1 मिल गया, I0 मिल गया, जितना बचा हुआ करंट है वो सारे का सारा करंट, चाहे वो जितना भी है, दैट करंट विल पास थ्रू द डायोड, बिकॉज डायोड विल गिव इट विद जीरो रेजिस्टेंस। यहां पर आप देखो कि ये देखो, डायोड ने बोला कि भाई मैं अपने आप सेट कर लूंगा, चिंता मत करो, आप सिर्फ ये देखो कि आपने वोल्टेज VZ लगानी है, करंट की चिंता मत करो कितना है। अगर 100 एम्पियर होगा तो भी मेरे अंदर से पास कर लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर 10 एम्पियर करंट है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करंट आपका जितना भी है वो इसमें से पास हो जाएगा विदाउट एनी ड्रॉप, और बाकी जो बचा इसमें से तो I1 ही जाएगा। इसने बोला भाई मुझे तो I1 ही चाहिए, I1 ही जाएगा। I0 वेरी हो सकता है, आई ये I2 वेरी हो सकता है, लेकिन I1 विल नॉट वेरी। बच्चों समझ में आ गया? हाँ जी बेटा जी, यस और नो में जवाब दो। हाँ जी सर। ठीक है ना? यस। तो अब मैं यहां पर ये लिख यस। देता हूं कि जीनर डायोड will fix across the parallel connection at VZ which is equal to V0। वहां पर वोल्टेज लग गई, इतने इसने इतनी ही वोल्टेज ड्रॉप करनी है, बाकी जितनी वोल्टेज ड्रॉप है वो आर के अक्रॉस होगा। जितना करंट आपके सर्किट में आएगा अपने आप करते रहो कैलकुलेशन, भाई निकलता रहेगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I0 विल बी चलो, तो ये हो गया आपके पास जेनर डायोड। ठीक है, और जेनर डायोड का आपका गेम ये चीज हो गई है। ठीक है बेटा, इसमें मुझे लग नहीं रहा आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। जेनर डायोड पे मैं आपको बता दूं, ये वाला स्पेसिफिकली वोल्टेज रेगुलेशन वाला पार्ट जो मैंने फार्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। तो अगर कहीं बोर्ड के एग्जाम में या किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये वाले टॉपिक में से विच इज लाइक वोल्टेज रेगुलेशन, अगर इस टॉपिक में से कोई न्यूमेरिकल आता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज एट ऑल। आता ही रहता है ये। चलो जी, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है बेटा। अब तो इसके बाद कुछ ज्यादा तकड़े यूजेस नहीं रह जाते, बहुत छोटे छोटे यूजेस हैं, दो ही हैं चीजें। सो लेट अस डू इट। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पर आता है देयर इज समथिंग कॉल्ड फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स, तो अब यहां पर क्या चीज आया, फोटो डायोड्स की अगर मैं एक सिंपल सी एक डेफिनेशन आपको दूं, तो वो ये है कि दीज आर द डायोड्स विच आर these are the diodes
which either produce current when light falls on them or produce light when current is passed from them. When current is passed from them. उनमें से करंट अगर हम पास करेंगे तो आपके पास या तो लाइट आ जाएगी, और अगर उसके ऊपर लाइट गिरेगी तो वो करंट पास करने लगेगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज को जो एग्जिबिट करते हैं, ऑल दोस डायोड्स आर क्लब्ड एज फोटोडायोड, दे आर कॉल्ड फोटोडायोड्स। ऑब्वियसली फोटोडायोड्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू। एक होते हैं जो करंट प्रोड्यूसिंग होते हैं और दूसरे होते हैं जो करंट प्रोड्यूसिंग नहीं होते। लाइट इमिटिंग डायोड, यस। तो एक को हमने सिंपल बोला फोटोडायोड्स और एक को हमने बोल दिया एलईडी। लाइट इमिटिंग। अब एलईडीज जो होते हैं, आपका जो हाई डेफिनेशन टीवी होता है, हम कहते हैं यार ये बड़ा हाई डेफिनेशन टीवी है, एलईडी होती है स्क्रीन की, एलसीडी होती है उसकी स्क्रीन? बताओ। जो टीवी होते हैं एलईडी होते हैं कि एलसीडी होती है कुछ आइडिया? एलईडी। एलईडी होती है वो। तो एलईडी बेसिकली एक छोटा सा बल्ब होता है, बट वो बल्ब ही आप सोच के देखो कि आपके टीवी के अंदर कितने सारे बल्ब लगे हुए हैं, और आपके टीवी में वो एक हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं, और आपको लगता है कि वाह यार टीवी देख के मजा आ गया। और हो क्या रहा है वहां पर बल्ब लगे हुए हैं छोटे छोटे, और वो बल्ब जलते हैं और बुझते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोग्रामिंग बिहाइंड दी टीवी। जो उसके पीछे पूरा प्रोग्राम इन्होंने बना रखा है उसके अकॉर्डिंग वो जगता बुझता है। तो इट्स नॉट एक्चुअली प्रोजेक्टर की तरह नहीं है कि आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट कर दिया और आपको वो सब चीजें नजर आ रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पर छोटे छोटे हजारों मिलियन मतलब एलईडीज हैं, ठीक है, और उसके पीछे लगी हुई हैं ऐसे ऐसे छोटी छोटी एलईडीज लगी हुई हैं, और वो एलईडीज जगती हैं डिपेंडिंग ऑन दी सिग्नल आएगा तो वो बताएगा कि भाई ये वाला कोऑर्डिनेट पे जो एलईडी है इसको इतना ग्रीन कलर देना, ये वाले कोऑर्डिनेट पे जो एलईडी है इसको रेड कलर देना है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसी कैसी जगते हैं जिसके कारण आपको हाई डेफिनेशन फीलिंग आती है। इनफैक्ट अगर आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो और वही क्रिकेट मैच आप अपने सामने देख रहे हो ना, तो आपको उतना क्लियर नहीं दिखेगा जितना टीवी पे दिखेगा, क्योंकि टीवी पे एक्चुअली आपको रियल इमेज नहीं दिख रही। टीवी पे एक्चुअली परफेक्टली कलर नजर आ रहा है आपको, वो एलईडी ग्रीन जगह तो ग्रीन जग रही है। अब वो तो मुझे फिर बिल्कुल ही हाई क्लास डेफिनेशन दिखेगा ना। दैट इज दी बेसिकली द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। चलो जी, तो हम स्टार्ट करते हैं फोटो डायोड और एलईडी से। तो सबसे पहले फोटो डायोड, सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं करना हमें, 10 मिनट्स का टॉपिक है। फोटो डायोड, इट्स अ पीएन जंक्शन डायोड on which when light falls small current बड़ा थोड़ा सा करंट होता है जो प्रोड्यूस होता थोड़ा सा है, लेकिन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम कर क्या रहे हैं, लाइट उसके ऊपर गिरेगी और वहां से थोड़ा सा करंट आएगा। अब जैसे कि इसके एग्जांपल्स ले लो आप, सेंसर, ठीक है, कि लाइट आ गई, अगर लाइट लगी तो उसने सेंस कर लेना कि हाँ यार यहाँ पे लाइट आ रही है, करंट पास होगा और आपको आपके लिए एक सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा कि यस लाइट इज फॉलिंग ऑन दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। चलो जी, अब देखते हैं। अब जैसे कुछ लाइट्स होती हैं, जैसे हमारे घर में भी लगी हुई हैं कुछ लाइट्स, उनमें क्या होता है कि जब अंधेरा हो जाता है, ठीक है, तो वो जगने लगती हैं, ठीक है। और ये जो इनकी वेरिएशन बनी, वो वेरिएशन बनी कहाँ से, वो इसी डायोड से बनी है।
उसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है जो लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। अगर लाइट आ रही है उसमें हमने सिर्फ रिवर्स उसके सर्किट किया, इतना ही फर्क पड़ा। ठीक है, जो लाइट आ रही थी तब उसको पता चल गया कि भाई मुझे नहीं जगना, अदरवाइज मुझे जगना। ठीक है, तो ये फोटो डायोड है, इसकी भी वही वाली फंक्शनिंग है। तो हाउ डू वी शो दिस, इसका सिंबल हम ऐसे बना देते हैं, और यहाँ पर ऐसे करके लाइट। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके इसके ऊपर लाइट फॉल हो रहा है। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बेसिस, इसको ये याद रखना है। ऑलवेज यूज्ड इन रिवर्स बायस। ठीक है, द वोल्टेज इज कैप्ट लेस देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स बायस में जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो, अब यहां पर क्या होता है इसमें, व्हेन लाइट इज नॉट फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, हो क्या रहा है, इसके अंदर मैंने बैटरी भी लगाई हुई है, और वो बैटरी जो यहाँ पर लगेगी वो रिवर्स बेसिस में इसको लेकर जाना है। तो पी को एन से जोड़ो और ये ऐसे, तो ये हो गया मेरे पास रिवर्स बेसिस। तो रिवर्स बेसिस में अगर मैंने इसको लगाया तो ऑब्वियसली करंट विल नॉट फ्लो, करंट विल फ्लो बट इट विल बी वेरी वेरी लो। तो मैंने यहां पर कर दिया लो करंट इज flowing, like because of minority charge carriers। ठीक है, इसको लीकेज करंट भी बोला जाता है। लीकेज करंट के भाई होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये करंट लीक हो रहा है, भाई कहीं से आ रहा है करंट, तो और हमने नहीं भेजा, तो ये लीकेज करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये करंट यहां से चल रहा है, इसकी बड़ी थोड़ी सी वैल्यू है। तो इट इज फाउंड दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, द वैल्यू ऑफ दिस करंट, तो आपका ये जो करंट है ये करंट इंक्रीज हो जाता है, और हमें वहां पर हमारे इसका काम करंट प्रोड्यूस करना नहीं है। आई वुड बी वेरी क्लियर, इसका काम है डिटेक्ट करना के लाइट आई। तो डिटेक्शन तो छोटे से करंट से भी हो जाएगी, अगर करंट में थोड़ा सा भी इंक्रीमेंट होता है तो हमें पता चल जाएगा कि लो भाई यहाँ पर लाइट आ चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट द वैल्यू ऑफ द करंट इंक्रीजेस एंड देयर बाय वी कम टू नो दैट लाइट इज फॉलिंग ऑन इट। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनेगा रिवर्स बायस का। देखो, तो रिवर्स बायस में आप यूं लगा लो कि ये इस तरह से करंट जा रहा है पहले, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो बाद में क्या होगा, ये करंट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बस ऐसे हो जाएगा। ये तो मैंने बहुत ज्यादा मतलब बड़ा ग्राफ बनाया है, एक तरह से आप यूं लगा लो बड़ी पतली, क्योंकि करंट आपका, करंट का यहाँ पर यूनिट क्या है, माइक्रो एम्पियर यूनिट है। ठीक है ना, तो एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा पतली पतली लाइनें हैं और गैप उनमें बहुत ज्यादा कम है, लेकिन हमने इसको बड़ा करके बनाया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सैचुरेशन करंट इस केस में आपके पास आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, I1 I2। तो मैग्नीट्यूड में ये करंट आपके पास इंक्रीज हुआ, जिसके कारण हमने डिटेक्ट कर लिया कि भाई यहां पर लाइट आई। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बेसिस, ये कभी फॉरवर्ड बेसिस में हम क्यों यूज नहीं करते। ये क्वेश्चन भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन एंड अगेन आया हुआ है। व्हाई दिस डायोड इज यूज्ड इन रिवर्स बेसिस ऑलवेज, नॉट इन फॉरवर्ड बायस। तो इसमें हमारे पास एक सिंपल रीजनिंग है, द चेंज इन करंट the change in current is very low
So in the case of forward bias, it will be difficult to detect भाई करंट में इतनी कम वेरिएशन है कि अगर आपने आपके फॉरवर्ड बायस में बहुत ज्यादा करंट जा रहा है और जब मैं वहां पे कंपेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा यार करंट तो इसमें जा रहा है 1 एम्पियर और चेंजेस हो रही हैं आपकी माइक्रो एम्पियर्स में, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट। लेकिन यहाँ पर मेरे पास करंट पहले से ही माइक्रो एम्पियर में है, तो मेरे सारे का सारा सिस्टम माइक्रो एम्पियर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। इट इज इजी टू डिटेक्ट द चेंज इन द करंट, दैट इज वाई मैं इसको रिवर्स बेसिस पर ही यूज करूंगा। सो दिस इज द रीजनिंग के वाई वी आर नॉट यूजिंग इट इन फॉरवर्ड बायस। तो इसके अलावा देयर इज नथिंग इन दिस। फोटो डायोड में यही एक क्वेश्चन है आपके पास जो आता है, ठीक है। इसके यूजेस लिख देते हैं। Uses are like detection of optical signal, demodulation of optical signal, light operated switches. Light operated switches, ओके, और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स का मतलब है नोट गिनने वाली मशीन एक तरह से, ठीक है। तो उसमें मशीन लगी रहती है, ऐसे नोट चलते रहते हैं, तो लाइट गिरती है, जितनी बार लाइट गिरती है उतनी बार इंपल्सेस क्रिएट हो जाती है वहां पे करंट की, तो उनको पता चल जाता है भी कितनी बार करंट मुझे मिला, वहां से पता चल जाता है कि नोट कितने हैं, ठीक है ना। तो ये हैं आपके कुछ यूजेस। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट फोटो डायोड विच इज इन अवर सिलेबस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। बुक में से पढ़ोगे तो थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपको थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने थ्योरी यहाँ पर बहुत कम दी है, ठीक है। तो एक बार उसमें किसी भी बुक में से देख लेना और इसकी थ्योरी को देख लेना, चाहे आप इंटरनेट से पढ़ लेना, इट्स नॉट ए बिग डील। चलो जी, तो इसके बाद देखते हैं अब हम टाइम कितना हो गया। टाइम हो गया है हमारा नियरली लाइक 5-10 मिनट हमें और लगेंगे, इसलिए हम लगा देते हैं और उसके बाद आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। लाइट इमिटिंग डायोड्स। सो नाउ नेक्स्ट इज लाइट इमिटिंग डायोड्स। अब लाइट इमिटिंग डायोड्स में क्या होता है, सिंपल बात है, अब इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। पीएन जंक्शन होता है जिसमें से करंट पास करोगे तो वो एक लाइट इमिट करता है। इसको हम लिख सकते हैं, दीज आर हैवीली डोप्ड forward biased PN junction which constantly converts electric energy into light। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है ये कंटिन्यूसली। इट इज हैवीली डोप्ड फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। तो इसके सिंबल होते हैं ऐसे, ठीक है, और इसमें वो आगे वाला एरो नहीं लगता, दैट्स इट। और यहाँ पर मेरे पास ऐसे शो कर दिया जाता है कि डायोड में से लाइट निकल रही है। ये मेरे पास सिंबल हो गया इसका। एग्जाम्पल इज गैलियम आर्सेनाइड। सबसे पॉपुलर जो सेमीकंडक्टर है वो है गैलियम आर्सेनाइड। ये वो मेटल है जो हर सेमीकंडक्टर की चीज में लगता है। बेटा देखो,
जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स, इन सब में सेमीकंडक्टर्स पड़ते हैं। बिना सेमीकंडक्टर के कोई कंप्यूटर नहीं बन सकता, ठीक है, कोई मोबाइल सेट नहीं बन सकता। तो ये जो जितने भी लगे होते हैं ये सारे के सारे गैलियम आर्सेनाइड के बने होते हैं। और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड है, बट वन ऑफ सच इज गैलियम आर्सेनाइड विच इज वेरी वेरी पॉपुलर। अब अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल में एक इसके ऊपर एक लाइट आ रही है। तो ये लाइट बड़ी छोटी सी लाइट है, अगर ये लाइट ऑफ हो जाए तो आप इवन डिटेक्ट भी नहीं कर सकते कि ये लाइट है कहाँ पे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये एक्चुअली में लाइट नहीं है, ये एक्चुअली में उस मेटल का कह लो या उस सरफेस का कह लो, जो भी कोई वो चीज है, ठीक है, उसका ही पार्ट है। ये कोई अलग से बल्ब नहीं लगाया हुआ, उसके अंदर ही एक सिर्फ एटॉमिक लेवल पर कुछ चेंजेस की हुई हैं, है तो मेटल ही। मेटल जैसे आपके सामने मान लो लैपटॉप पड़ा है और लैपटॉप के मेटल का लैपटॉप है, ठीक है, तो उस मेटल के जो जो मेटल है उसमें से एक आधा मॉलिक्यूल जो है, मान लो वो पागल हो गया और वो लाइट इमिट करने लगा, तो लोहा तो लोहा ही रहेगा, लेकिन लाइट इमिट करने वाला लोहा बन जाएगा। तो उसी प्रकार ये जो मेरे पास बन जाते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज बन जाती है। ये लाइट तो इमिट करती है, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो हार्डनेस है, ये सारी की सारी चीजें आपके उस नॉर्मल जो मटेरियल है उसके, तो मटेरियल उतना ही हार्ड हो जाता है लेकिन इसकी प्रॉपर्टी बड़ी अजीब हो जाती है। तो ये होता है मेरे पास गैलियम आर्सेनिक, और इसमें भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ग्राफ मैं आपको ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल इतना ही आता है कि राइट समथिंग अबाउट इट, ऐसा करके, तो ज्यादा बहुत बड़ा लिखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आ गया आई वी, ये आ गया वी, ये आ गया आई, करंट। अब देखिए अब कितना करंट है, ठीक है, और कितना आपके पास वोल्टेज लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर लाइंस बन जाती हैं, और ये सारी की सारी लाइंस कलरफुल बन जाती हैं। सबसे पहली लाइन मेरे पास आई इस तरह से, ये रेड कलर की आ जाएगी, और मैं अगर लास्ट वाली बनाऊं तो लास्ट वाली ब्लू बनेगी इस तरह से। बाकी सारी की सारी इसी के अंदर, ये हो गया ग्रीन, और लेट से ये हो गया ऑरेंज, इस तरह से। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मैंने कलर्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, अब इसमें एक सर्टेन वोल्टेज पर देख लो या एक सर्टेन करंट की वैल्यू पर हम इसको देखते हैं। मान लो मैं सर्टेन करंट की वैल्यू लेता हूँ, भाई मुझे इतना ही करंट अपने डायोड में से पास करना है, ठीक है, इतना करंट मुझे मेरे डायोड में से पास करना है। तो जब इतना करंट पास करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरे पास बल्ब का कलर क्या आ रहा है। अगर रेड कलर आ रहा है तो वोल्टेज कुछ और है, ऑरेंज आ रहा है तो वोल्टेज कुछ और है, ग्रीन आ रहा है वोल्टेज कुछ और है, ब्लू आ रहा है वोल्टेज कुछ और है। हर किसी केस में मेरे पास अलग अलग वोल्टेज है। अगर मैं एक ही वोल्टेज पर सारे के सारे अलग अलग कलर्स को देखना चाहूँ तो भी हो सकता है कि भाई मैंने एक ही वोल्टेज पर लगाया, अब आप देखो कि उसमें से करंट कितना पास हो रहा है। अब आप सोच के देखो, जो आपके पास मोबाइल फोन है उसकी जब बैटरी वीक होती है तो यही वाली एलईडी जो अभी व्हाइट मेरे पास यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, शायद आपको नहीं दिख रही होगी, वो रेड हो जाती है। और जब मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ तो धीरे 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 ये रेड से चार्ज होने लगती है, तो रेड से ये धीरे धीरे ऑरेंज बनने लगता है। बिल्कुल यही वाला पैटर्न फॉलो होता है, रेड से ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज से ये ग्रीन हो जाता है, ग्रीन से ब्लू हो जाता है। ब्लू नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल मैन्युफैक्चरर ने कहाँ पर गाड़ी को रोक दिया। तो ये रेड और ग्रीन के अंदर जितना स्केल होता है वो सारे का सारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि भाई ग्रीन कलर हो गया, मेरी बैटरी जो है मोबाइल की वो बिल्कुल चार्ज हो गई है। और वो क्यों? हायर वोल्टेज, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी बैटरी की वो वोल्टेज हायर हो गई। तो हायर वोल्टेज जब आपके पास आने लग गई, आपके पास ग्रीन कलर आ गया, आपको पता चल गया कि आपका मोबाइल चार्ज हो गया है। तो ये है सारी की सारी चीजें। दूसरी चीज, यहीं से आप एलईडी का जो टीवी होता है उसके बारे में भी आप यहीं से समझ सकते हो कि भाई आप हो क्या रहा है। आप सोच के देखो कि एलईडी है क्या। इतनी बड़ी एलईडी की स्क्रीन, उसके अंदर छोटे 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 वहां पे एलईडीज लगे हुए हैं, इतने ही छोटे जो आपके मोबाइल फोन में इतने छोटे। और वो हर एलईडी की एक वायर है जो एक जगह पर जागती है, और जैसे जैसे सिग्नल आता है तो वो उसको डिकोडिफाई करता है और उसे पता चल जाता है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे मुझे कौन सा कलर शो करना है। तो उस कोऑर्डिनेट पर
उतना उस एलईडी में से उतना ही करंट पास होता है जिससे वो वाला कलर देता है। अब सोचने में बड़ा अजीब लगता है कि यार इतनी स्विफ्ट कैसे हो जाता है गेम। अब वहां पे फुटबॉल का मैच चल रहा है तो लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं इतनी स्पीड पे, तो वो सब चीजें कैसे क्लियर होंगी। लेकिन दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क, दे आर वेरी वेरी फास्ट। और सारी की सारी जो हमारे पास ये यहाँ पर रिक्रिएट की जाती है कि भाई यहाँ पर बंदे की ड्रेस है ग्रीन कलर की, तो यहाँ पर ग्रीन या ब्लू कलर की जो ड्रेस है वो प्रॉपर ब्लू होना चाहिए। तो इसमें कैमरे की तो कोई खास बात है ही नहीं, कैमरे ने तो सिर्फ ये देख के बताना है कि भाई ये ब्लू कलर है, एलईडी ने अपने आप ही उसको एक बिल्कुल क्लियर ब्लू का शेप दे देनी है। दैट इज व्हाई दीज आर हाई डेफिनेशन टेलीविजन। चलो जी, तो ये हो गया। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर पोर्शन। सिर्फ एक ही चीज बचती है, दैट इज सोलर सेल। तो सोलर सेल का मैं देख लेता हूँ बेटा, अभी नहीं हम करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 22। और छोटा सा टॉपिक है, आपको नेक्स्ट क्लास में जब डीपीपीज के डाउट्स लेंगे तभी मैं आपको उसके ये सोलर सेल करवा दूंगा। ठीक है, और कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज सोलर सेल में है कुछ नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हो। गैलियम आर्सेनाइड का ही होता है, उसमें सनलाइट आती है तो करंट फ्लो करता है, दैट्स इट। बाकी चीजें पढ़ लेंगे। चलो जी, ठीक है। बच्चे कोई डाउट है तो बोल दो। नहीं सर। चलो, तो अब इसकी डीपीपीज मैं अपलोड कर चुका हूँ बेटा, वो सारी की सारी डीपीपीज कंप्लीट कर दो। ठीक है, और फिर आप ये डाउट्स लो और इस चैप्टर को हम करें क्लोज। ठीक है, चलो बाय।